हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस सवगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के विषय में, जिसको कि हिंदी में धमनी काठिन्य ऐसा भी कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को ऑर्गन्स तक या फिर टिश्यूज़ तक, शरीर के बाकी हिस्सों तक खून पहुँचाने के लिए जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी उनकी इनर वॉल है उसके ऊपर लगातार कई सालों तक कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट डिपोजिशन होते रहने के कारण वो आर्टरीज या फिर वो ब्लड वेसल्स अंदर से बहुत ही हार्ड हो जाती हैं, जो कि नेचुरली फ्लेक्सिबल रहती है। इस तरह की कंडीशन में ये ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज बहुत ही हार्ड हो जाती है, जिसके कारण कि ब्लड उस ब्लड वेसल के थ्रू या फिर आर्टरी के थ्रू ठीक से नहीं जा पाता और इसकी वजह से उस पेशेंट को बहुत सी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उनमें से एक होता है ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के कारण क्या क्या होते हैं इसके विषय में। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के जो सबसे पहला कारण होता है ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम इसके अपोजिट भी कह सकते हैं, वो भी उतना ही सच होता है। जैसे कि किसी पेशेंट में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है तो उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा है या फिर किसी पेशेंट में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उस पेशेंट में भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ साथ कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस की बात कर सकते हैं, तो आर्थराइटिस है या फिर इस तरह के इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हैं। इसके अलावा वो पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है या फिर टोबैको चोइंग करता है या फिर अल्कोहल लेता है, तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं उन लोगों में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के बाद उस पेशेंट में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके विषय में। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उस पेशेंट के शरीर में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहाँ पर हुआ है, मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में कौन से ऑर्गन से रिलेटेड आर्टरी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट में कौन से लक्षण दिखाई देंगे। अगर किसी पेशेंट के हार्ट के आर्टरीज में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है तो उस पेशेंट में चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, एंजाइना के लक्षण आ सकते हैं या फिर उस पेशेंट में हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। अगर किसी पेशेंट में ब्रेन से रिलेटेड किसी भी आर्टरीज में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो उस पेशेंट को उसके हाथ पैर में थकावट महसूस होना या फिर हाथ पैर में नमनेस होना, इसी के साथ साथ उस पेशेंट के चेहरे के किसी हिस्से में टेढ़ापन आ जाना, वो पेशेंट ठीक से बात न कर पाना, ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ के अगर वहाँ पर कोई क्लॉट बन जाता है और वो उस ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उसके वजह से उस पेशेंट में स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट के हाथ में या फिर पैर में किसी आर्टरी में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो उसकी वजह से उस पेशेंट को उस रिलेटेड हाथ में या फिर उस रिलेटेड पैर में दर्द हो सकता है। इसी के साथ साथ उस हाथ के या फिर पैर का कोई पर्टिकुलर हिस्सा नीला या फिर डिस्कलरेशन भी दिखाई दे सकता है। इसके बाद उस पेशेंट में जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं, इस तरह के कुछ भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या फिर किडनी फेलियर हो सकता है। तो इस तरह से ये जो लक्षण होते हैं वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन से ऑर्गन से रिलेटेड आर्टरी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस पेशेंट में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहली बात ब्लड प्रेशर। किसी व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर है या फिर किसी व्यक्ति में अगर डायबिटीज़ है या फिर कोई व्यक्ति लगातार बहुत दिनों से अल्कोहल ले रहा है, अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर किसी पेशेंट का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसके बाद जिन लोगों को स्मोकिंग की, सिगरेट स्मोकिंग की आदत होती है या फिर जो भी लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते और जिन भी लोगों में दिल की कोई बीमारी होती है, तो ये सभी जो लोग होते हैं इन लोगों को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस आम लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करते हैं कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें बढ़ सकती है इसके विषय में। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ हो सकता है या फिर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकता है या फिर एन्यूरिज्म भी हो सकता है। तो जिन कॉम्प्लिकेशंस के विषय में मैंने अभी बोला, अगर आपको इसके विषय में पता नहीं है, अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के विषय में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो अब बात करेंगे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके विषय में। तो सबसे पहले तो उस पेशेंट को ठीक से प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिन करना है। उस पेशेंट को फिजिकल एग्जामिन करने के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उस पेशेंट के कुछ ब्लड टेस्ट करने हैं, जैसे कि पेशेंट का CBC, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल करना है, उस पेशेंट का शुगर लेवल चेक करना है, उस पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट, ये सब कुछ टेस्ट हैं जिनको भी किया जा सकता है। इसके बाद उस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम पोटेशियम लेवल,
ये सभी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी पेशेंट में कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन है तो वो टेस्ट भी इस टेस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट की डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्ट की जाती है। अब डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट होती है वो मैक्सिमम टाइम्स अगर किसी पेशेंट को हाथ में या फिर पैर के किसी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हुआ है या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है तो उसको डायग्नोस करने में ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद एंकल ब्रैंकल इंडेक्स देखी जाती है। इसके बाद पेशेंट का अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रहा है तो पेशेंट का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का ईसीजी कर सकते हैं या फिर स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं या फिर एंजियोग्राम या फिर एमआरआई कर सकते हैं। अब एमआरआई और एमआरआई इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर हमें हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन लग रहा है तो उस पेशेंट में एमआरआई किया जाता है। तो अब बात करते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के विषय में। ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं इसके विषय में। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो उस पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन के साथ साथ उस पेशेंट को एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं और डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं। तो इस तरह के इस कैटेगरी के कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में यूज़ किए जाते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो प्रोसीजर्स करनी पड़ती हैं, ये प्रोसीजर ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट में करनी पड़े, लेकिन जिन भी पेशेंट में करनी पड़ती है तो उन पेशेंट में कौन सी प्रोसीजर्स की जाती है उन प्रोसीजर्स के विषय में अभी हम थोड़े शॉर्ट में बात करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहली प्रोसीजर होती है वो होती है एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। दूसरी जो प्रोसीजर होती है वो आप सभी को पता है, वो होती है बाईपास सर्जरी, जो कि मोस्टली हार्ट के पेशेंट में की जाती है। इसके बाद इंडायरेक्टोमी की जा सकती है या फिर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी भी दी जा सकती है, मतलब कि थ्रोम्बोलाइसिस के जो मेडिसिन होते हैं वो इस तरह के पेशेंट में दिए जाते हैं। तो अब हम शॉर्ट में बात करेंगे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को प्रिकॉशंस कौन से लेनी है इसके विषय में। तो जो भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट है सभी पेशेंट्स को अल्कोहल या फिर शराब बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके साथ साथ टोबैको चोइंग या फिर सिगरेट स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इसके बाद उस पेशेंट का अगर वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट को सबसे पहले तो अपना वज़न कंट्रोल करना है। इसके बाद उस पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज करना है और खाना ठीक से खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट के अंदर भी इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनको कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है या इससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो इन सभी पेशेंट्स के लिए डैश डाइट सबसे बेस्ट होती है। तो डैश डाइट के ऊपर एक हमारा अलग से वीडियो है जिसकी लिंक मैंने आई बटन में दी हुई है। तो आज हमने इस वीडियो में शॉर्ट में बात की धमनी काठिन्य या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इसके विषय में। अगर आपके इसके संदर्भ में कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।